हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपका जो चैप्टर नंबर 22 चल हम लोगों का रनिंग में है उसका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, कौन सा है आपका लिवर यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। अच्छा, चैप्टर आपका कौन सा है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा टॉपिक है हमारा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चैप्टर आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, मानव पाचन तंत्र आप लोगों का चैप्टर चल रहा है। उस चैप्टर के अंदर हम लोग इंटेस्टाइन यानी कि आहार नाल की एलिमेंट्री कैनाल की आप लोग पूरी की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या स्टार्ट किया था, आपका जो आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, दैट मींस कि हम लोगों की जो ग्लैंड्स हैं कौन कौन सी, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। आज हम बात करते हैं सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं इसको नॉर्मली 10 स्टार दूंगा, ठीक है। 10 स्टार क्यों देंगे सुनिएगा, क्योंकि बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक, लिवर, यकृत। भाई लिवर है तो ही सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। आप लोगों ने नॉर्मली ये बात सुनी भी होगी कि लिवर है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग लिवर के ही बारे में बात करते हैं कि ऐसी क्या बात है इसके अंदर, ऐसी क्या बात है कि लोग इससे इतना डरते हैं। अब डरना भाई ऐसा थोड़ी है कि आपका लिवर जो आपको खाने के लिए आ रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि लिवर हम लोगों को खाने के लिए तो नहीं आ रहा, ठीक है। लिवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, एक बहुत ही जरूरी अंग है हमारे शरीर का। तो आज हम इस लिवर के बारे में पढ़ते हैं। भाई ऐसी क्या खास बात है लिवर भाई तेरे अंदर कि सब कुछ से इतना डरते हैं हम लोग। चलो इससे थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। दुश्मनी मतलब इसके बारे में जान रहे हैं। अब अपने दुश्मन के बारे में जितना जानोगे नहीं तो आप उसके ऊपर अटैक कैसे कर सकोगे। सेम कंडीशन बेटा पढ़ाई में भी होती है, काफी बच्चों के साथ में पढ़ाई बच्चों को दुश्मन लगती है। अब वही है ना कि दुश्मन के बारे में जितना जानोगे उतना उसको पहचानोगे और उतना उसके ऊपर आप आक्रमण कर सकोगे और जीत हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ने के लिए भी आप लोग जितना डीप में जाओगे वही उतनी आपकी जो नॉलेज है उसका इंप्रूवमेंट होता आएगा, ठीक है। हालांकि अभी जो ये क्लास है नॉर्मली आपका कोविड-19 का सिस्टम चल रहा है, कोरोना का चल रहा है। तो आप लोग जो बच्चे स्कूलिंग में हैं, जो घरों में बैठे हैं, तो उनको तो मैं एक सजेशन दे रहा हूँ बेटा, इट इज द ओनली अ वे। ये एक ऐसा ही तरीका है जिससे सब कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज स्कूल ओपन होने का भी कोई चांस नहीं है। चलो खैर वो लेक्चर देना अलग बात थी, लेकिन आज मेरा हम लोगों की लड़ाई रहेगी किससे? लिवर से, ठीक है। लिवर जो है सबसे पहला चीज जो आपको याद करना है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर क्वेश्चन आता है चाहे हिंदी मीडियम में आए चाहे इंग्लिश मीडियम में आए, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लिवर। कौन सी है बेटा? लिवर, ठीक है। अब बात क्या कर रहा है बेटा कि इसका निर्माण किसके दौरान हो रहा है? तो इसका निर्माण भ्रूण विकास के दौरान एंडोडर्म। अब सुनिएगा एंडोडर्म क्या है, मैं आपको बताता हूं। भाई जैसे ही जाइगोट बनता है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कहां ले गए, कहां लिवर पढ़ा रहे थे और कहां ये ले गए। थोड़ा सा समझने के तौर पर समझिएगा। जाइगोट बनता है, जाइगोट में जब डिवीजन होता है अलग अलग कोशिकाएं बन जाती है। भाई कोशिकाओं की परतें बन गई। हालांकि आप लोग जब मानव तंत्र में, मानव जनन तंत्र में पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ आएगा आपके पास में। अब क्या होता है कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर से आप लोग बोलते हो ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलते हो? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है। तो जो बाहर वाली परत होती है वो तो होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बाह्य लेयर, ठीक है। बीच वाली होती है मीजोडर्म और जो अंदर वाली परत है वो है एंडोडर्म। तो जो एंडोडर्म है बेटा कोशिका की परत, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं, तो मानव शरीर में जो एंडोडर्म है वो एंडोडर्म ही सारे आंतरिक अंगों को बनाती है। क्लियर हो गया ये कि एंडोडर्म ही सारे आंतरिक अंगों को क्या करती है बेटा? बनाती है। गॉट इट? क्लियर है ना? अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो, सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका निर्माण किससे होता है? भ्रूण विकास के दौरान एंडोडर्म से होता है, ठीक है। एंडोडर्म में क्या है? कोशिका की परत है। लिखना हो तो लिख लो, एंडोडर्म एक कोशिकीय स्तर है जो भ्रूणीय विकास में ट्रोफोब्लास्ट के दौरान कोशिकाओं के आपस में एक दूसरे के परत
परत के रूप में जमने से बनती है, ठीक है, ओके, और यह शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण करती है। क्लियर है? अच्छा, फिर आता है इसकी सिचुएशन कि ये स्थित कहां पर है। ये है इसकी स्थिति, कहां पर स्थित है, तो डायफ्राम के नीचे, लिवर जो है वो डायफ्राम के नीचे दाएं भाग में, राइट हैंड साइड में सिचुएट होता है। क्यों? क्योंकि बाएं भाग में क्या है, आमाशय है। बाएं भाग में क्या होता है आपका, आमाशय होता है, ठीक है। वजन की बात करें तो वजन है इसका लगभग 1.2 से 1.5 किलो, यानी कि 1 से 1.5 किलो के बीच में होता है, ठीक है। वजन की अगर आप लोग बात करो तो वजन कितना होता है इसका, 1 से 1.5 किलो के बीच में। अच्छा, चौड़ाई की बात करो तो ये 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी लगभग अच्छा 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 24 सेंटीमीटर होते हैं, लगभग 1 फीट का इतना बड़ा होता है, लगभग 1 फीट का इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ा वाइडर होता है। वाइडर मतलब ये लंबाई में, चौड़ाई में फैला हुआ है, लेंथ वाइज नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो थे हमारे इसके अंदर मेजर पॉइंट। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। किसके बारे में बेटा? इसकी संरचना के बारे में। किसके बारे में? इसकी संरचना के बारे में। क्लियर है ना? अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं बेटा इसकी संरचना के बारे में। संरचना क्या है? ये द्विपालित, पहला शब्द द्विपालित। द्विपालित मतलब इसमें 2 पालियां हैं, बाइलोक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दाईं तरफ दाईं पाली और बाईं तरफ बाईं पाली होती है। इतना समझ में आया? क्लियर है ना? अब ये जो दाईं पाली है, मेन बात क्वेश्चन क्या आता है कि दाईं पाली बेटा आकार में बड़ी है, किससे? बाईं पाली से। मैंने लार्ज लिखा हुआ है, थोड़ा इंग्लिश तो चलेगा ना? क्लियर है ना? ओके। अब इसके अतिरिक्त भाई ये 2 तो है ही है मेजर, इसके अलावा 2 और पालियां होती हैं जिन्हें आप लोग क्वाड्रेट और क्वाड्रेट बोलते हैं, ठीक है। 2 और पालियां, मेन तो 2 है, दाईं और बाईं, और दाईं पाली क्या है, बड़ी है, किससे? बाईं पाली से। इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और पालियां होती है जिन्हें आप लोग क्वाड्रेट और क्वाड्रेट बोलते हैं, जो दाईं पाली है। अब बात क्या कर रहे हैं? अब बात कर रहे हैं दाईं पाली, ठीक है। दाईं पाली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, उसके नीचे हरे रंग का थैलेनुमा मतलब बैग लाइक। अब पित्ताशय को बेटा हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं। काफी लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। सर गॉल ब्लैडर क्या है? पित्त की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर या फिर पित्त की थैली भी कहा जाता है। पित्ताशय तो ठीक है, बुक का लैंग्वेज है, लेकिन पित्त की थैली और गॉल ब्लैडर भी कहा जाता है। सॉरी बेटा, डोंट बी कंफ्यूज, मेरे कोरोना नहीं है, ठीक है। जिसमें अब भाई पित्त की थैली के अंदर देखो क्या होता है, यकृत सेल जो है ना बेटा, लिवर की जो सेल्स है वो पित्तरस या फिर बाइल जूस, काफी लोग बाइल जूस भी बोलते हैं। भाई पित्तरस पित्ताशय के अंदर स्टोर रहता है, लेकिन बनाता कौन है? लिवर। याद रखना, बनाता कौन है? लिवर। बनाता कौन है बेटा? लिवर, ठीक है। बाइल जूस जो सिचुएटेड है, वो स्थित है। क्लियर है ना? अब क्या कह रहे हैं कि ये जो पित्तरस की बात कर रहे हैं, ये हरे और नॉर्मली पीले रंग का, हरे और पीले रंग का क्षारीय मतलब जो इसकी पीएच है, पीएच इज ग्रेटर देन 7। पीएच जो है वो क्या है? 7 से अधिक होगी। क्लियर है ना? क्लियर है? तो कई बार अब यहाँ पे ये वर्ड से क्षारीय दे दिया, लेकिन आपसे पीएच पूछ सकता है पेपर में कि जो पित्तरस है, पित्तरस की पीएच कितनी होती है? 7 से अधिक, ठीक है। तरल पदार्थ है। हाँ, अब कई लोग क्या करते हैं कि भाई गॉल ब्लैडर को नॉर्मली बोलते हैं कि पित्तरस बनाता है। नहीं, बनाता पित्तरस लिवर ही है, लिवर की सेल्स ही बनाती है, हेमाटोपोइएटिक सेल्स बनाती है, ठीक है। लेकिन लिवर के पास में इतना स्पेस नहीं होता, इसलिए वो क्या कहता है कि अपना स्पेस गॉल ब्लैडर के पास, अपना जो मटेरियल है, अपना जो सामान है, वो गॉल ब्लैडर के पास में रखवा देता है। जैसे नहीं है कि भाई कोई एक व्यापारी है, ठीक है। अब एक व्यापारी क्या है, लिवर में बात कर रहा हूं, उसके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा उसका मटेरियल फैला हुआ है। अब व्यापारी क्या कर रहा है, सुनिएगा मेरी बात। व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने क्या कर दिया, उसने अपना जो सामान है वो किसी दूसरे के गोडाउन में रेंट पे रख दिया। तो ऐसा ही लिवर भी कर रहा है,
कि अपना जो पित्तरस है बना लिवर रहा है, लेकिन उसको स्टोर किसमें करवा रहा है वो, पित्ताशय में, ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ओके, अब पित्त रस के अंदर बेटा क्या होता है, पित्त लवण, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, पित्त लवण, पित्त वर्णक, इसको बेटा मैं स्टार दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी आएगा आगे। ओके, उपस्थित होते हैं और 2 यकृत पिंडों से, ठीक है, पित्त रस तो यहां तक हो गया। आगे सुनना, 2 यकृत पिंडों, जो पिंड है, जो पालियां हैं, उनसे यकृत वाहिनी, ठीक है, निकलकर सामान्य यकृत वाहिनी हेपेटिक डक्ट, केवल नाम याद रखना कि जो दोनों यकृत पिंड है उनसे निकलती है और कॉमन हेपेटिक डक्ट यानी कि हेपेटिक डक्ट बनाती है, जो पित्त वाहिनी से मिलकर, अब पित्त वाहिनी क्या है, सिस्टिक डक्ट है, उससे मिलकर सामान्य वाहिनी यानी कि कॉमन डक्ट बनाती है, कॉमन वेसल बनाती है। और इसे आपकी बुक में, इसे भी मैं स्टार दे रहा हूं, डक्टस कोलोडोकस कहते हैं, डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। भाई लिवर से कौन निकली, यकृत वाहिनी, जो सामान्य यकृत वाहिनी थी वो पित्त वाहिनी से मिल गई और उसने क्या बनाया, डक्टस कोलोडोकस, यानी दोनों आपस में मिलकर क्या बनाया, डक्टस कोलोडोकस या सामान्य वाहिनी, ठीक है। अब इस सामान्य वाहिनी का वर्क क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं वो पॉइंट आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। हालांकि तो ये पूरा आपका नोट्स ही है, ठीक है ना, पूरा आपका नोट्स ही है, लेकिन ये जरूर नोट कीजिएगा। डक्टस कोलोडोकस जो है पित्त रस को, पित्त रस मतलब जो ये वाला रस है, यकृत सेल के द्वारा बना हुआ गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है, वो ग्रहणी में पहुंचाती है। ग्रहणी क्या है बेटा, ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में पहुंचाती है, ठीक है। इसके अब जहां पर अभी किसका बात कर रहा है, इस डक्टस कोलोडोकस की देखो बात कर रहा है, जहां पर ये ग्रहणी से मिल रही है, ठीक है, उस स्थान पर कपाट छिद्र पाए जाते हैं, जिसे आप लोग ओडाई की अवरोधी, ओडाई की अवरोधी यानी कि स्पिंचर ऑफ ओडाई बोलते हैं। अवरोध नहीं होता बेटा, एक ब्रेकर के टाइप होता है, क्लियर है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एक स्पिंचर ऑफ ओडाई बोलते हैं हम लोग, या ओडाई की अवरोधनी बोलते हैं। अब यकृत जो है नॉर्मली उसमें कई पालियां होती हैं, लिवर में नॉर्मली कई पालियां हैं, ठीक है, जो लिवर की क्रियात्मक, अच्छा ये पालियां जो है लोब है, इन्हीं को याद रखिएगा, ये भी स्टार बनाऊंगा यहाँ पर, इन्हीं को आप लोग लिवर की क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई मतलब फंक्शनल यूनिट बोलते हो, ठीक है। और ये हेपेटोसाइट्स, बेटा लिवर सेल्स का नाम है हेपेटोसाइट्स, याद रख लीजिएगा। जैसे ब्लड सेल को आप लोग लिम्फोसाइट्स बोलते हो ना, सेम ऐसा आप लोगों के जो लिवर सेल्स हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स, क्लियर है। हेपेटोसाइट्स बनाती हैं और इन हेपेटोसाइट्स के बीच में गैप है, अवकाश, अवकाश मतलब बेटा ब्लैंक स्पेस, रिक्त स्थान। अवकाश यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं है, आप लोग अगर छुट्टी लिख रहे हो सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक नहीं, ठीक है। अवकाश का मतलब है, समझ में आया ना, ओके। अवकाश का मतलब क्या है, ब्लैंक स्पेस में असतत, असतत मतलब बेटा कंटिन्यूअस, भाई थोड़ा यहाँ पर है फिर दूसरा बीच में गैप है। अंतःस्तर एंडोथेलियम सेल्स होती हैं जो ये अवकाश जो है, अब इन अवकाश को आप लोग, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग यकृत कटोरियां या सिनेप्सोइड्स बोलते हैं, ठीक है, साइनोसॉइड्स या फिर यकृत कटोरियां कहते हैं। और इन यकृत कटोरियों की दीवार में, उनकी भित्ति से कुफर कोशिकाएं, महाभक्षकाणु, कुफर कोशिकाएं, महाभक्षकाणु, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे 10 स्टार दूंगा अगेन, क्योंकि ये क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन पेपर लेके आता है, आप लोगों का पेपर लेके आएगा, काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुफर कोशिकाएं जो है वो लगी रहती हैं, जो जीवाणु आरबीसी डब्ल्यूबीसी, अच्छा आरबीसी डब्ल्यूबीसी कौन सी, डेड, मरी हुई जीर्ण शीर्ण आरबीसी वगैरह को नष्ट करती है। इसीलिए जो यकृत है, यकृत की जो कुफर कोशिका है, उस कुफर कोशिका को आप लोग आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हो। कब्रिस्तान मतलब दफनाया जाना, ठीक है। जो डेड आरबीसी है उनको दफनाते हैं, ठीक है। अब वो डेड आरबीसी कहाँ होती है, कुफर सेल में। कुफर सेल का है बेटा, यकृत कटोरियां जो उनकी दीवार में लगी रहती हैं, ठीक है। और यकृत कटोरियां के भाई हेपेटोसाइटिक सेल्स जो हैं, हेपेटोसाइट्स जो उनके बीच का जो गैप है उन्हें आप लोग यकृत कटोरियां बोलते हो। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा, क्लियर है ना, ओके। अब बात करते हैं बेटा, आगे एक पॉइंट है
तीन पालिकाओं के मध्य यकृत, धमनी, यकृत वाहिका शिरा और पित्तवाहिनी मिलकर निवाहिका तंत्र, निवाहिका मतलब कॉमन एक और सिस्टम बनाती है, बस और कुछ नहीं है, लाने ले जाने के लिए। क्लियर है? जो आप लोगों के पित्त को इसको लाने ले जाने का काम करती है। फिर एक और बात, लिवर का जो फंक्शन है वो भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसे भी मैं 10 स्टार देता हूं, क्योंकि इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है? तो आज हम दोबारा इसमें बात करेंगे लिवर के कार्य के बारे में। हालांकि मैंने एक दिन आपको बताया था कि लिवर जो एक पाचक ग्रंथि है जो पाचन से एसोसिएटेड है। क्लियर? बात करते हैं लिवर के कार्य के बारे में। ओके, अब बेटा बात करते हैं हम लोग लिवर के कार्य के बारे में, यानी कि यकृत के कार्य के बारे में। सबसे पहला मुख्य कार्य है बेटा, इंपॉर्टेंट है, आपका पित्त का निर्माण। वही पित्त क्या है? हरे रंग का है, क्षारीय, यानी कि इसकी पीएच क्या होती है बेटा? ग्रेटर देन 7, 7 से अधिक है। क्लियर है? अच्छा, लिक्विड है ये भी हमें पता है, लेकिन इसमें पित्त लवण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोलेट आदि लवण, लवण मतलब जो अम्ल और क्षार के कांटेक्ट से मिलकर बन रहा है। क्लियर है ना? क्लियर है? ओके, फिर पित्त वर्णन, इसके ऊपर भी मैं स्टार लगा रहा हूं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पित्त वर्णन। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात, अगर आपके रक्त में, लिख भी लीजिएगा अगर लिखना हो तो, अगर रक्त में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन वर्णक की मात्रा ज्यादा हो जाए तो यह पीलिया रोग के संकेत होते हैं। यानी कि अगर ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन वर्णक जो है ये सबसे, अगर अपने नॉर्मल लेवल जो है इनका, ठीक है, नॉर्मल लेवल से बेटा अगर ये ज्यादा हो जाते हैं ना, तो आपकी जो आंखों के ये व्हाइट वाला स्थान है जिसे आप लोग कॉर्निया बोलते हो, आपके नेल्स, नाखून, आपकी जीभ, इस जगह पर ये पित्त वर्णक जमा होने लग जाता है, और जैसे ये जमा होने लगा दैट मीन्स आप जो है वो पीलिया रोग से ग्रसित है। आई बात समझ में? तो पित्त वर्णक की अधिकता, पित्त वर्णक की अधिकता किस रोग की सूचक है बेटा? किस रोग की सूचक है? पीलिया। किस रोग की सूचक है? पीलिया रोग की सूचक है। क्लियर है? अब पित्त वर्णक के अलावा कौन सा उपस्थित है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बेटा एक्स्ट्रा फैट होते हैं। क्लियर है? ओके, लेसिथिन ये भी एक पिगमेंट ही है, आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पित्त वर्णक जो है इनका फंक्शन की बात करें बेटा, आपके जो पित्त वर्णक है उनके फंक्शन की बात कर रही है। ठीक है, पित्त वर्णक वसा के पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। अब कई लोगों को ये शब्द समझ में नहीं आएगा, पायसीकरण। पायसीकरण मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा भाई, कोई वसा का बड़ा है कोई छोटा है, तो ये पित्त वर्णक क्या करते हैं? वसा के अम्लों को एक निश्चित आकार दे देते हैं। भाई सारे वसा जो है उनके अणु एक ही आकार के हो जाएंगे। पायसीकरण, पायसीकरण मतलब एक समान आकार दे देना, इमल्सिफिकेशन कर देना। ठीक है, अच्छा, तो ये पित्त वर्णक बनते किसके हैं? ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। भाई जो पित्त वर्णक है वो बनता किससे है? ब्लड में हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। क्लियर है? क्लियर है? और काम क्या है बेटा? इसका काम मेजर जो है भोजन को सड़ने से रोकता है। पित्त वर्णक जो है भोजन को सड़ने से रोकता है और उसकी एसिडिटी को कम कर देता है। एसिडिटी मतलब क्यों? क्योंकि आपकी जो छोटी आंत है, सुनिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कहानी में मोड़ है, टीवी सीरियल में देखते हैं ना हम लोग, कहानी में मोड़ आता है। ठीक है, वही शादी किसी के साथ होनी थी और यहाँ किसी और के साथ हो गई। यहाँ पर हम लोग शादियां करवाने बैठे नहीं, हम लोग पंडित तो है नहीं। तो जो छोटी आंत है, अब छोटी आंत से पहले भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। और लिवर का काम कहाँ से स्टार्ट होता है? छोटी आंत में होता है। तो अमाशय में भोजन के साथ में क्या HCl अम्ल बन जाता है, जिससे भोजन क्या बन जाएगा? एसिडिक बन जाएगा, अम्लीय बन जाएगा। अब ये क्या करेगा? इस एसिडिटी को कम कर देगा, यानी कि इस HCl के अमाउंट को कम कर देगा। क्यों कम करेगा? ताकि छोटी आंत में उस पर अग्नाशय एसिड की बाइल जो जूस है वो कार्य कर सके। और बाइल जूस का कार्य करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही आप लोगों के जो पिगमेंट वगैरह है उनको ऐड कर। ठीक है ना? क्लियर है? अब बात करते हैं आगे दूसरा काम। ये तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया भाई पित्त का निर्माण करना। क्लियर है? अब दूसरा काम है बेटा ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन।
ठीक है। और जेनेसिस, सुनिएगा मेरी बात, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, GLYCOGENESIS, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, और जेनेसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन, सिंथेसिस, ठीक है, बनना, निर्माण होना। अब हमें पता है, हम लोग में बेटा इतने दिनों से चिल्लाता हुआ रहा हूं कि मनुष्य के शरीर में जो संग्रहित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है, ठीक है। अब भाई क्या हो गया, सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं यहां कंडीशन ले रहा हूं, फिर स्टार्ट करता हूं ताकि आपको याद रहेगा, आप नोट कर लेंगे। अगर ब्लड में जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाए, भाई ग्लूकोज बढ़ गया, अब ब्लड के पास भी होगा तो कुछ नहीं ना भाई, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया, डायबिटीज होने से बढ़िया है कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाए। तो क्या करता है, यकृत की जो सेल है, कौन सी सेल है, हेपेटोसाइट्स, कौन सी सेल है, हेपेटोसाइट्स, यकृत की सेल है, कौन सी है, हेपेटोसाइट्स। तो ये क्या करेगी, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है, ठीक है भाई। भोजन को स्टोर करके रखेगी, हम लोगों को बाद में काम आ जाएगा, अभी नहीं तो फिर बाद में सही, अभी नहीं तो कहां, बाद में सही। तो ये क्या करती है, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को किसे बदल देती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है। तो ये क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, ओके। दूसरा सुनिएगा मेरी बात, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये शब्द ऐसे हैं जिनको आप लोगों को कंफ्यूजन करेंगे, भाई वसा अम्ल, फैटी एसिड, अमीनो अम्ल से ग्लूकोज का संश्लेषण, ठीक है, वसा अम्ल और अमीनो अम्ल से ग्लूकोज का निर्माण क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बस हमें इतना याद रखना है, तो लिख लीजिएगा, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल आदि से ग्लूकोज का निर्माण होने की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। यहां पर एक और आता है, चौथा काम, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बेटा मैं इसको डबल स्टार दे रहा हूं, हालांकि मैं सबको 1 स्टार और 10 स्टार देता हूं। ये बेटा आपका ये जो दूसरा वाला है इसका अपोजिट है, कंडीशन दोनों की अपोजिट है, ठीक है। यहां पर तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ोतरी, वृद्धि हो रही है। लेकिन यहां क्या होगी, कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी। भाई अगर ब्लड में शर्करा की कमी हो जाए, शर्करा क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज, यानी ब्लड में क्या हो जाए, ग्लूकोज कम हो जाए, ग्लूकोज की क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो कमी के दौरान क्या होगा कि भाई इसका अपोजिट, अब ये ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोजिनोलाइसिस है। लाइसिस, टूटना, विघटन, विघटन, टूटना, ठीक है। लाइसिस, शब्द को पकड़ो, शब्द को पकड़ लिया, सब कुछ क्लियर हो गया, शब्द को पकड़ा, सब कुछ क्लियर हो गया। विघटन, ग्लाइकोजन जो है वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। भाई अगर कमी हो जाएगी तो जो स्टोर्ड फूड है, यहां पर तो हम लोग स्टोर कर रहे थे अधिकता में, अब कमी है तो स्टोर्ड ही तो है। अगर हमारे पास पैसा है, ठीक है, तो हम लोग ज्यादा आ रहा है तो बैंक में जमा कराते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो उसे वापस निकाल देंगे। तो यहां पर तो आप बैंक में जमा करा रहे हैं और इसका अपोजिट कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। फिर आता है फिफ्थ, जो लिवर सेल है, कौन सी, हिपेटिक सेल, ये हिपेटोसाइट्स, वही एक ही बात कर रहे हैं, हिपेटोसाइट्स। ये विटामिन ए का संश्लेषण करती है और उनको संग्रह भी करती है। भाई संश्लेषण, निर्माण और संग्रह, उसके साथ साथ विटामिन डी, विटामिन B12 का भी संग्रहण करती है, उसको भी इकट्ठा करके रखती है, ठीक है। फिर आता है यूरिया का संश्लेषण करती है, हाँ यूरिया निर्माण में भी काम आता है लिवर आपका। फिर दोबारा एक और मैं स्टार बना रहा हूं, यहां पर मैं 3 स्टार बना रहा हूं, ठीक है। ये क्या करती है, हेपेरिन का निर्माण करती है। अब हेपेरिन क्या है बेटा, एक केमिकल है जो चोट लगने पर, सुनिएगा, हेपेरिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो चोट लगने पर, सॉरी चोट नहीं, जो रुधिर वाहिनियां हैं, मैं गलत बोल गया, रुधिर वाहिनियां जो है, हमें पता है हमारा जो रक्त है वो रुधिर वाहिनी है, भाई रुधिर वाहिनी है। अब कई बार क्या है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के कारण खून जो है गाढ़ा होकर जम जाता है, तो हेपेरिन क्या करता है,
ब्लड को डाइल्यूट करता है। क्या करता है? ब्लड को डाइल्यूट, उसको तनुकृत करता है, पतला करता है और हृदय का धक्का नहीं जमने देता। यानी हेपेरिन किसको डीएक्टिवेट करेगा? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को। अब ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, जैसे दूसरा और चौथा संबंधित थे, ऐसे सातवां और आठवां संबंधित है। फिर अब लिवर में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन भी बनते हैं, ये भी बन रहा है। अब बनने से क्या है बेटा? ब्लड का क्लॉटिंग होता है। कब क्लॉटिंग हो रहा है? दैट मीन्स कि जब आप लोगों को चोट लगती है, हम लोग जब चोट से ग्रसित होते हैं तो उस केस में बेटा प्रोथ्रोम्बिन और जो आपका फाइब्रिनोजन है उसका संश्लेषण होता है। और वो क्या करते हैं बेटा? फाइब्रिनोजन जहां पर चोट लगी वहां पर एक इस तरीके का जाल नुमा यानी एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये मैश लाइक जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इस मैश लाइक स्ट्रक्चर में आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी आगे भी आएगा इसमें, जो आपके बिंबाणु हैं रुधिर के, ठीक है, बिंबाणु इसमें आके जम जाते हैं और ये रक्त का थक्का बना लेता है। तो अब हेपेरिन किसको डीएक्टिवेट करेगा? हेपेरिन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। और लास्ट आता है, लास्ट भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी मैं 5 स्टार दे रहा हूं। ये कई बार क्वेश्चन आता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है कि जब भ्रूणीय अवस्था होती है, एम्ब्रियोनिक फेज है, बच्चा जन्म नहीं ले रहा, उससे पहले, जन्म लेने से पहले जब बच्चा मां के पेट में, तो आपका लिवर जो है वो हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। लिवर जो है वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अब इसका अपोजिट, जब हम लोग अडल्ट फेज में आ जाते हैं, अडल्ट मतलब वयस्क अवस्था में आते हैं, तो लिवर ही है वो डेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम भी करता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लिवर के बारे में पढ़ा। आप लोग इनके नोट्स बनाइए, क्वेरीज हो तो आप लोग क्वेरीज कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।